जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, विदुर सफेद सी रोशनी की तलाश में निकल जाते हैं और इन्हें ढूंढते ढूंढते रिया भी यहाँ आ जाती है। अब आगे बाकी कोई जाने या ना जाने, अब चाहे विदुर को पता था या नहीं, लेकिन पेल टावर के सभी लोगों को पता था कि रिया का दिल विदुर पर आ चुका है। अब दोनों एक तरह से बहुत बड़े धुरंधार हकीम थे और धीरे धीरे रिया विदुर के प्यार में पिघल चुकी थी। इसलिए रिया को सफेद सी रोशनी से कोई मतलब था ही नहीं। ये बस सोचती थी कि चलो ठीक है, विदुर को ये मिल जाए। अब फिलहाल विदुर, भानु और रिया आगे निकलते हैं। अब रिया के पास आत्मा बचाने वाली गोली थी और वो सबको दे देती है। विदुर और भानु को अब थोड़ा पहले से अच्छा लगने लगता है। अब जब ये लोग आगे आते हैं तो इन्हें एक काली जगह दिखती है जो पूरा बर्फ से ढकी थी। यहाँ हवा में भी बर्फ के टुकड़े उड़ रहे थे। फिर भी ये तीनों रुकते नहीं हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। पर जब ये आगे बढ़ते हैं तो इन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। रिया तुरंत कहती है, यहाँ हमारी आत्मा पर हमला हो सकता है, सब लोग तैयार रहना। अब रिया और विदुर तो आत्मा के मामले में बहुत एक्सपर्ट थे और फिलहाल इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन भानु को ये लोग प्रोटेक्ट करते रहते थे। अब जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो सामने एक 10 मीटर की तिलस्मी मकड़ी आ जाती है। अब जब रिया इसे देखती है तो बोलती है, ये सफेद सी रोशनी ही है, लेकिन ये इसकी असली बॉडी नहीं है। ये एक 9 सिरों वाली मकड़ी थी जिसके अंदर सफेद सी रोशनी की कुछ शक्तियाँ आ गई थी। अब सफेद सी रोशनी एक तरह की अंदरूनी रोशनी है, तो वो किसी के भी आत्मा को आसानी से कंट्रोल कर लेती थी। अब ये मकड़ी विदुर की आंखों में अटैक कर देती है, लेकिन रिया विदुर को पीछे ढकेलकर उसे अटैक को ब्लॉक कर देती है। अब इस मकड़ी का टारगेट पूरा नहीं होता तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। मतलब मकड़ी के अंदर से सफेद सी रोशनी की शक्तियाँ गायब हो जाती हैं, लेकिन वो मकड़ी अभी भी इन लोगों के ऊपर अटैक कर रही थी। रिया फिलहाल अपनी काली कढ़ाई की एक रोशनी से इसे जला देती है। विदुर थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं और रिया के हाथ पकड़कर बोलते हैं, तुम ठीक तो हो ना? रिया बोलती है, तुम मेरे कुछ लोगों में से एक हो, मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगी। अब विदुर के गाल एकदम लाल हो जाते हैं और वो शर्मा जाते हैं। भानु भी एक्टिंग करने लगते हैं जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। फिलहाल हवा बढ़ती रहती है और ये तीनों आगे बढ़ते रहते हैं। सफेद सी रोशनी इन तीनों को महसूस कर चुकी थी और उसे ऐसा लगता है कि अगर वो विदुर को मारकर उनकी अंदरूनी शक्ति को काबू कर ले तो वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, क्योंकि इन तीनों में विदुर की अंदरूनी शक्ति बहुत ज्यादा थी। अब जब ये लोग आगे जाते हैं तो इन्हें काफी सारी तिलस्मी जानवर की लाश मिलती है, जिन सबको सफेद सी रोशनी ने मार डाला था। रिया इन सब की हड्डियों को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेती है। फिलहाल नक्शे और रास्ते का काम भानु कर रहे थे, क्योंकि इन 3 सालों में भानु ने इधर उधर बहुत ट्रैवल किया था। वहीं विदुर बस पेल टावर में ही थे और रिया तो बहुत रेयर ही घर से बाहर निकलती थी। अब सामने एक जगह दिखती है और भानु बोलते हैं, गांव वाले यहीं आकर अपनी कुर्बानी देते हैं, जिनको ये दिव्य रोशनी खा जाती है। रिया कहती है, वो सफेद सी रोशनी की खुद की कोई टेक्निक होगी। रिया का ये मानना था कि ये जो दिव्य रोशनी है ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है, क्योंकि अगर ये इंसानों के दिमाग और आत्मा को कंट्रोल कर सकती है तो इसकी भी एक समझ होगी, यानी कि इस इंसान से कम नहीं। विदुर को भी ये सब पता था, लेकिन फिलहाल इनके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो ये सफेद सी रोशनी को काबू करे या वो रोशनी इन्हें मार डाले। तीसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। अब आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग बीच में आ जाते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। ये लोग तुरंत आत्मा बचाने वाली गोली खाते हैं। विदुर को लगता है ये कोई सपना देख रहे हो, पर फाइनली इनके सामने दिखाई देती है सफेद सी रोशनी। मानो विदुर उसके वश में हो, क्योंकि वो दिखने में काफी सुंदर थी और खतरनाक भी। विदुर भी उस दिव्य रोशनी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हें मेरी अंदरूनी शक्तियाँ चाहिए ना, तो आओ ले लो। विदुर अब अपनी शक्तियों को एक फॉर्मेशन बना देते हैं और बोलते हैं, अगर ये रोशनी मेरे पास आई तो मैं इसे ऐसे ही वापस नहीं जाने दूंगा। रिया भी अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से अब यहाँ से इधर उधर हिलने लगती है। रिया को ऐसा लगता है अगर ये थोड़ा सा भी आगे जाएगी तो इनकी बॉडी फट जाएगी। फिलहाल विदुर ही कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं।
अब विदुर अपने बनाए हुए फॉर्मेशन में चले जाते हैं और सफेद सी दिव्य रोशनी के प्रेशर से बच जाते हैं। विदुर फिलहाल अपनी आंखों का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वो अपनी अंदरूनी शक्तियों को बाहर निकालकर आसमान में सफेद सी दिव्य रोशनी की तरफ जाने लगते हैं। बेसिकली अब यहाँ अंदरूनी शक्तियों का खेल शुरू हो गया था। अब विदुर आसमान में सफेद सी दिव्य रोशनी से फाइट करने लगते हैं। उस दिव्य रोशनी से फाइट करने से रिया और भानु के ऊपर से भी उस दिव्य रोशनी का प्रेशर कम हो जाता है। अब चाहे रिया माने या ना माने, विदुर की जो अंदरूनी शक्तियाँ थी वो रिया से बहुत ज्यादा थी और लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उसका रीजन एक ही था, विदुर बचपन से ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए थे। कभी पिताजी मर गए थे तो कभी माताजी, घर से भी भगा दिए गए, जिससे विदुर ने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था, खासकर इनकी विल पावर। सफेद से दिव्य रोशनी इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि वो विदुर की अंदरूनी शक्तियों से लड़ने टाइम इनकी बॉडी जो फॉर्मेशन के अंदर थी उसको भी डिस्ट्रॉय कर रही थी। बड़ी बात ये थी कि विदुर की बॉडी जब डिस्ट्रॉय हो रही थी तो अपने आप एक न्यू बॉडी बन जा रही थी, अगर उसका कुछ हिस्सा बच जाता तो। और सफेद से दिव्य रोशनी, इसकी शक्तियाँ तो मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे जैसे विदुर उससे फाइट करते हैं वैसे वैसे वो दिव्य रोशनी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब वो मूड बना लेती है कि विदुर को खा जाएगी ताकि वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। रिया को समझ आ गया था और इनकी बॉडी से एक अलग ही शक्तियाँ बाहर निकलने लगी थी जो मानो पूरी दुनिया को घेर लिया हो। और यहाँ पर जितनी भी लाश थी सबकी हड्डियों से शक्तियाँ निकल कर रिया के शक्तियों से मिलने लगी थी और एक अलग ही रोशनी तैयार होने लगी थी। और एक लंबे समय के बाद ये रोशनी पूरी तरह से तैयार होकर सफेद सी दिव्य रोशनी से फाइट करने लगती है। अब ये दोनों रोशनी फाइट करते करते एक दूसरे से मिल जाती है और अब जो रोशनी सामने आती है वो थी असली सफेद सी दिव्य रोशनी। समय बीतता रहता है और सफेद सी दिव्य रोशनी और भी ज्यादा ताकतवर होते जा रही थी, लेकिन तभी आसमान में एक और रोशनी चमकती है जो मानो सफेद सी दिव्य रोशनी से ज्यादा पावरफुल हो और ये टाइम और स्पेस के आगे पीछे कभी भी जा सकती हो। और ये रोशनी सफेद सी दिव्य रोशनी को तुरंत ही खा जाती है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। फिलहाल जिस रोशनी से सफेद सी दिव्य रोशनी को खाया था और सफेद सी दिव्य रोशनी का जो हजारों सालों का इतिहास था वो पूरा दूसरे वाले रोशनी को दिखने लगता है। और ये जो दूसरी रोशनी थी ये थी रिया की रोशनी। अब रिया को समझ आ जाता है कि आखिर दिव्य रोशनी कब और कैसे बनती है। वहीं विदुर अब काफी कमजोर हो चुके थे और सफेद सी दिव्य रोशनी यहाँ से भागने से पहले खुद को रिया की रोशनी से अलग करती है और विदुर को खाना चाहती थी ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। रिया को खुद समझ नहीं आता कि सफेद सी दिव्य रोशनी के साथ उसका क्या कनेक्शन है। रिया को समझ आ गया था ये जो सफेद सी दिव्य रोशनी की समझ है ये बहुत ही बुरी और शैतानी है और ऐसी दिव्य रोशनी का इस दुनिया में रहना सही नहीं है। सफेद सी दिव्य रोशनी फिलहाल इतनी पावरफुल हो गई थी कि वो रिया को खाने लगती है। विदुर चिल्लाने लगते हैं पर फिलहाल वो कुछ नहीं कर पाते। विदुर की बॉडी अब हिलने लगी थी। विदुर यहाँ पर इतने ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं मानो जैसे इनकी शक्तियाँ महाशक्ति पूर्वज तक पहुँच जाती हैं और आसमान को चीरते हुए ये सफेद सी दिव्य रोशनी पर फिर से हमला कर देते हैं। फिलहाल विदुर भी खून की उल्टियाँ करने लगते हैं और वो दिव्य रोशनी रिया को छोड़ देती है और विदुर की शक्तियों को समझ जाती है। अब वही रिया के कपड़े जल गए थे और उसकी आंखें बंद होने लगती है। अब वो दिव्य रोशनी भी समझ जाती है कि विदुर की शक्तियाँ अचानक से महाशक्ति पूर्वज पर क्यों पहुँच गई थी, क्योंकि विदुर के कोई पूर्वज कभी न कभी शक्तिदेव रैंक पर गए होंगे। यानी विदुर के पास शक्तिदेव का खून था और विदुर उस खून की पूरी शक्तियाँ इस्तेमाल कर लेते हैं और उसकी वजह से इनकी बॉडी अब धीरे धीरे गायब होने लगती है। रिया काफी कमजोर हो गई थी और विदुर की तरफ देखने लगती है। इन्हें भी समझ नहीं आता कि विदुर की शक्तियाँ अचानक से महाशक्ति पूर्वज पर कैसे चली गई थी। विदुर की बॉडी धीरे धीरे गायब हो रही थी, फिर भी ये हार नहीं मानते और अपनी अंदरूनी शक्तियों से लगातार सफेद सी दिव्य रोशनी पर हमला किए जा रहे थे। अब धीरे धीरे इनकी अंदरूनी शक्तियाँ भी खत्म होने लगती हैं और इनकी बॉडी तो पहले से ही लगभग गायब हो चुकी थी। विदुर समझ जाते हैं कि शायद इस बार ये बचेंगे नहीं। विदुर अब रिया की तरफ देखते हैं और काफी हैरान थे
क्योंकि 3 सालों में विदुर ने कभी रिया को ना तो ध्यान से देखा था और ना ही कभी टाइम दिया था। और अब जब विदुर देखते हैं तो रिया बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। हालांकि अब विदुर थोड़ा बहुत सफेद सी दिव्य रोशनी को काबू कर चुके थे, पर इनकी बॉडी गायब हो चुकी थी। तो क्या मतलब रह गया था इस दिव्य रोशनी का? विदुर अब इस दिव्य रोशनी को रिया की तरफ उछाल देते हैं। अब रिया की जो अंदरूनी शक्तियों की लहर थी वो सफेद सी दिव्य रोशनी की तरह ही थी। अब जैसे ही सफेद सी दिव्य रोशनी रिया की बॉडी से टकराती है, ये तुरंत ही बिना किसी प्रॉब्लम के रिया के शरीर से जुड़ने लगती है, मानो ये दिव्य रोशनी रिया के शरीर का ही कोई हिस्सा हो। विदुर खुद से कहते हैं, शायद ये दिव्य रोशनी इस लड़की के लिए ही बनी थी। विदुर यहाँ निराश भी थे। अब ये अपनी मम्मी पापा को जो वचन दिए थे प्राचीन स्तंभ पर उनका नाम लिखवाने का, अब वो शायद पूरा नहीं कर पाएंगे। विदुर अब रिया की तरफ देखते हैं और कहते हैं, भानु का ख्याल रखना। रिया काफी तेजी से विदुर की तरफ बढ़ती है, लेकिन जब भी रिया विदुर को टच करती है तो वो तुरंत गायब हो जाते हैं। रिया को समझ नहीं आता कि ये दिव्य रोशनी इनकी कैसे हो गई। विदुर बोलते हैं, देखो मेरी बॉडी तो गायब हो चुकी है, अगर मैं इस दिव्य रोशनी को काबू कर भी लूं तो उसे अपने शरीर से जोड़ूंगा कैसे? रिया भी अब रोने लगती है और गुस्से में बोलती है, मैं तुम्हें गायब नहीं होने दूंगी। रिया की आत्मा अब बस दिव्य रोशनी से पूरी तरह मिल चुकी थी और इन्हें ऐसा लगता है कि इनके दिमाग का कनेक्शन एक शक्तिदेव से जुड़ गया है, जो कि फिलहाल इस दुनिया में था ही नहीं। हालांकि ऐसा करने के लिए इनके एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। रिया का मानना था कि विदुर के अंदर शक्तिदेव का खून है, तो वो अभी भी बच सकते हैं। अब जब विदुर की बॉडी धीरे धीरे गायब हो रही थी, रिया उसे ठीक करने लगती है और बोलती है, ग्रेट फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन। ये एक ऐसा बलिदान था जो टाइम और स्पेस से बहुत आगे था। रिया ने सफेद सी दिव्य रोशनी की शक्तियों को इस्तेमाल किया था एक शक्तिदेव की टेक्निक के लिए। अब रिया की भी बॉडी गायब होने लगी थी और इनकी जो शक्तियाँ थी उससे विदुर की बॉडी अपने आप ठीक होने लगती है। अब रिया को एक बात और भी समझ आ जाता है कि शक्तिदेव इस दुनिया से गायब क्यों हो गए थे। फिलहाल रिया विदुर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, विदुर शायद मैं तुम्हें अब याद भी ना रहूं, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक तुम खुश हो तब तक मैं भी हूँ। रिया खुद को बलिदान कर रही थी और अपना एक छोटा सा हिस्सा यहाँ छोड़ देती है। वह हिस्सा इतना ज्यादा छोटा था कि शक्तिदेव के अलावा ना तो उसे कोई देख सकता था और ना ही महसूस कर सकता था। इनका मानना था कि अगर विदुर कभी शक्तिदेव बनेंगे तो ये लोग वापस से मिल सकते हैं। अब रिया की जो भी मेमोरीज मतलब याददाश्त थी वो हर जगह से गायब हो जाती है। विदुर अब होश में आते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं। इन्हें लगता है कि ये दिव्य रोशनी को काबू कर लिए हैं, लेकिन जब ये अपनी रोशनी को देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये सफेद सी दिव्य रोशनी नहीं है। विदुर अब अपने दिल में कुछ खालीपन सा महसूस करते हैं। फिलहाल ये भानु को जगाते हैं। इन दोनों की मेमोरी अब जो भी थी, इन्हें बस इतना याद था कि यहाँ पर ये और भानु आए थे और इनका फाइट हुआ था। बाकी जो भी रिया की मेमोरी थी वो गायब हो चुकी थी और वो जो सफेद सी दिव्य रोशनी थी वो भी यहाँ से हट जाती है। और इनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें बचाया कौन। क्या इनके फैमिली के शक्तिदेव पूर्वज ने? ये कितना भी याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन इन्हें कुछ याद नहीं आता। फिलहाल विदुर और भानु थोड़ी अच्छी सी जगह पर जाते हैं। अब रिया को दिखाया जाता है जो फिलहाल स्पेस में थी और समय से आगे जा चुकी थी, यानी कि ये पास्ट में थी, प्रेजेंट में थी, फ्यूचर में थी, मतलब हर जगह। और ये विदुर और भानु को देख रही थी। अब जो विदुर और भानु की मेमोरी थी रिया वाली, वो सब तो थी, लेकिन रिया के साथ यहाँ क्या हुआ था वो सब इन दोनों को याद ही नहीं था। मतलब इन दोनों के पास रिया की मेमोरी थी, लेकिन यहाँ पर आने से पहले वाली, यहाँ आने के बाद भी कुछ भी मेमोरी नहीं थी इन दोनों के पास। अब स्पेस से बहुत सारे चेंज आते हैं और रिया को लेकर गायब हो जाते हैं। अब जैसे ही रिया यहाँ से गायब होती है, एक सफेद रंग की रोशनी पूरे स्पेस में चमकने लगती है और बहुत सारे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। यहाँ पर एक 40-50 साल के आदमी को दिखाया जाता है और वो बोलते हैं, ये तो एक दिव्य रोशनी है। इसका नाम रेहान था। फिलहाल इस रोशनी की तरफ बहुत सारे हकीम और योद्धा निकल चुके थे। अब सीन शिफ्ट होता है और विदुर के पास वाले गांव में दिखाया जाता है, जहां पर वो भानु को लेकर आए थे, क्योंकि विदुर को पता था यहाँ पर शक्ति पूर्वज रैंक के लोग भी आने वाले हैं। तो अब कोई मतलब नहीं है इस दिव्य रोशनी को लेने का। और विदुर फिलहाल ड्रोन रैंक पर थे। विदुर यहाँ से जाना नहीं चाहते थे और आसपास ही रहना चाहते थे,
क्योंकि अगर 1000 में एक चांस भी होगा उस दिव्य रोशनी को लेने का, विद्युत तब भी हार नहीं मानेंगे। समय बीतता रहता है और सफेद सी दिव्य रोशनी के लिए यहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती है। 1 महीना निकल जाता है। उस समय लोगों को सफेद सी रोशनी की शक्तियाँ तो दिखती थी, लेकिन जब यहाँ पर कोई आता था उसे सफेद सी रोशनी की एग्जैक्ट लोकेशन मिल ही नहीं रही थी। अब भानु और विदुर भी कुछ लोगों के साथ मिल जाते हैं और इनके साथ दिव्य रोशनी की तलाश में निकल जाते हैं और यहाँ पर अलग अलग दल के लोगों से इनकी फाइट भी होती रहती थी और समय के साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग मरते रहते हैं। अभी तक सफेद सी दिव्य रोशनी किसी को भी दिखी भी नहीं थी। बहुत सारे हकीम लंबे समय तक इसे खोजते हैं और जब इन्हें कुछ नहीं मिलता तो यहाँ से चले भी जाते हैं। अब 1 साल निकल जाता है और किसी के हाथ कुछ नहीं आया था, फिर भी कुछ लोग अभी भी इसे खोजने में लगे थे। अब 1 साल और निकल जाता है। अब यहाँ से और भी लोग वापस चले जाते हैं। तीसरा साल भी आ गया था। अब यहाँ पर रैंक 7 के कुछ हकीम बचे थे। इनमें से एक था रेहान। लड़ाइयाँ होती रहती हैं और उस वजह से विदुर की शक्तियाँ इन 3 सालों में शक्तिमान के 3 सितारों पर पहुँच गई थी। भानु भी शक्तिमान बन चुके थे। समय बीतता रहता है और यहाँ नए नए हकीम भी आते हैं अपनी किस्मत आजमाने कि शायद उनको ही वो दिव्य रोशनी मिल जाए। अब देखते देखते 5 साल निकल जाते हैं। 6वां साल भी आ गया था। बहुत सारे लोग हार तो मान चुके थे, लेकिन विदुर और भानु ने अभी भी हिम्मत नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब विदुर यहाँ पर खुद को पागलों की तरह ट्रेन कर रहे थे और सफेद से दिव्य रोशनी को काबू करने के लिए जिस चीज की जरूरत थी विदुर के पास अब वो सब था। यहाँ पर एक और बंदा था जिसने हार नहीं मानी थी और वो था रेहान। अब पर रेहान को भी बहुत नुकसान हुआ था। इसके 2 शक्ति पूर्वज रैंक के दोस्त मारे गए थे और एक की शक्तियाँ सील हो गई थी। 7वां साल भी आ गया था। यहाँ पर अभी भी विदुर और रेहान दोनों बचे थे। इस दौरान रेहान ने विदुर और भानु पर कई बार अटैक भी किया था। वो शक्ति पूर्वज रैंक पर था, फिर भी विदुर और भानु को हरा नहीं पाया था, क्योंकि विदुर की जो अंदरूनी शक्तियाँ थी वो शक्ति पूर्वज से भी ज्यादा थी। रेहान जब भी इन पर हमला करता तो विदुर आराम से इसे संभाल लेते थे। 8वां साल भी आ गया था। इन दिनों विदुर और भानु दोनों की शक्तियाँ शक्तिमान के 9 सितारों के पीक पर जा चुकी थी। समय के साथ रेहान भी इनका दोस्त बन जाता है, मतलब साथ में काम करने लगता है। रेहान विदुर से पूछता है, विदुर क्या तुम अभी भी यहाँ रुकना चाहते हो? क्योंकि मेरे साथी तो घायल हो चुके हैं और मेरा भी सब्र अब खत्म हो रहा है। 8 साल में मुझे कुछ मिला ही नहीं बल्कि घाटा ही हुआ है। विदुर कहते हैं, मुझे अभी भी भरोसा है कि सफेद सी रोशनी यहीं पर है। विदुर ने यहाँ पर रहते हुए मिस्टीरियस ड्रैगन गोली भी बनाई थी, जिसको रेहान इनसे खरीद लेता है, क्योंकि ये गोली उसके उस दोस्त के लिए जरूरी थी जिसकी शक्तियाँ सील हो गई थी। रेहान यहाँ से चला जाता है और विदुर से कहता है, विदुर तुम अपना बेस्ट देना। अब जैसा कि रेहान यहाँ से दूर निकल जाता है, विदुर अचानक से चिल्लाते हैं, दिव्य रोशनी, दिव्य रोशनी। भानु को लगता है कि विदुर मजाक कर रहे थे और जब ये विदुर की तरफ देखते हैं तो ये भी हैरान थे, क्योंकि विदुर के सामने एक सफेद रंग की रोशनी घूम रही थी। विदुर जब उस रोशनी को देखते हैं तो हैरान थे और कहते हैं, 8 साल पहले ये दिव्य रोशनी काफी स्ट्रॉन्ग थी, फिलहाल ये काफी कमजोर दिख रही है। शायद नई नई पैदा हुई है, या तो पहले मैं ही कमजोर था और अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। विदुर फिलहाल एक फॉर्मेशन बनाते हैं और पलक झपकाते ही उस दिव्य रोशनी को पकड़कर खा जाते हैं। सफेद सी रोशनी भी बिना किसी प्रॉब्लम के विदुर के अंदर चली जाती है और यहाँ की पूरी जगह एक सफेद रोशनी से भर जाती है। अब भानु बोलते हैं, ओए ईशा, ये पार्ट यहीं खत्म कर दे, सब कुछ एक ही पार्ट में बताएगी क्या? तो यार मिलते हैं एक न्यू पार्ट में। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल शक्ति पूर्वज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार। टाटा।